उन्होंने सारी चीजों को जो है एक 2 डायमेंशनल प्लेन पे जितने भी 2D ऑब्जेक्ट थे उनको डिस्क्राइब किया, और उनमें जो है आपके सिलेबस का जो पार्ट है वो क्या क्या है, स्ट्रेट लाइन है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, एंड कोनिक सेक्शन है। कोनिक सेक्शन में आपके पास सर्कल भी आएगा, आपके पास एलिप्स भी आएगा, आपके पास पैराबोला भी आएगा और हाइपरबोला भी आएगा। और स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइंस और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये 2 पार्ट हैं जो हमें करने होते हैं। शुरुआत जो है वो जरा सा वो डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन की जो है स्टार्टिंग क्या है, स्ट्रेट लाइन हमारा कैसे स्टार्ट हो रहा है, और स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जो हमारे पास क्या क्या सिचुएशंस हैं कि भाई स्ट्रेट लाइन क्या होती है, उसकी इक्वेशन क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। तो मैं डिस्कस कर रहा था कि भाई एक हमारे मैथमेटिशियन हुए डिस्कार्टेस। डिस्कार्टेस ने जो है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया 2 परपेंडिकुलर लाइंस का, और उन्होंने सारी चीज़ें जो है वो डिस्क्राइब की। मैं किसी बच्चे को एक को अनम्यूट करता हूँ और उससे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। अनु, आपको आवाज़ आ रही थी तो अनम्यूट करो एक बारी बेटा। यस सर। हाँ, ये बताओ अभी आप चल रहे हो या बैठे हुए हो? बैठा हूँ आप सर। ये कैसे कह सकते हो तुम बैठे हुए हो? मेरे को पता है मैं बैठा हूँ। नहीं, तुम्हें पता है इसलिए नहीं होता है। आप सपोज करो कि आप एक जो मोटरसाइकिल पे कोऑर्डिनेट हैं। है अकॉर्डिंग टू एक्स एंड वाई एक्सिस चेंज नहीं हो रहा। नहीं 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 नहीं, आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे नहीं जाए, आप थोड़ा सा फिजिक्स लगाएं। आप मूविंग हैं या आप बैठे हुए हैं, इसमें 2 बातें डिपेंड करती हैं। एक होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिजिक्स में आपने सुना होगा। बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के आप नहीं बोल सकते कि आप मूविंग ऑब्जेक्ट हैं या आप अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, आप नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, आप नहीं बता सकते। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये होता है। तो बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के आप कुछ नहीं। आप 10 की स्पीड में अपनी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आपके साथ में आपका फ्रेंड जो है वो भी 10 की स्पीड में मोटरसाइकिल चला रहा है, दोनों एक दूसरे को देखोगे तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूविंग होने के बाद भी जो है वो क्या है, नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट है, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने वो लिया। लेकिन उसी मोटरसाइकिल पे आप किसी पेड़ या किसी और ऑब्जेक्ट जो रुका हुआ है उसके रेफरेंस मिले तो आप चल रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि भाई आप एक बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नहीं चल सकते। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है कि हमारे पास हमने जो स्टार्ट किया है उसमें क्या है कि भाई 2D 3D एंड 1D, ये 3 चीजें हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है बेसिकली क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री इन अलजेब्रा है, कि भाई आप ज्योमेट्री को अलजेब्रा की टर्म में लिखना चाह रहे हो। बोले क्या मतलब है ज्योमेट्री को अलजेब्रा? हम नहीं समझ रहे कि आप क्या बता रहे हो कि जो ज्योमेट्री को हमने अलजेब्रा की टर्म में लिख दिया। मैंने एक इक्वेशन यहाँ पे लिखी x + y = 4। इसकी क्या मीनिंग है? कोई डिस्क्राइब कर सकता है कि बेसिकली ये है क्या? किसी की इच्छा हो या रैंडमली मैं किसी से बात करूं। x + y = 4, इसकी क्या मीनिंग है? हिमांशु, ईशा, जितेंद्र, कीर्ति, कोमल, नंदन, नमन, मुकेश, मोहित, कोई भी। x + y की क्या मीनिंग? x + y = 4, ये है क्या? एक अलजेब्रिक इक्वेशन है या एक कोई ज्योमेट्रिकल इक्वेशन है? ये क्या चीज है? आप बता सकते हो? ईशा, नमन। हाँ नमन बताओ। सर एक इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन है जो ज्योमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, फीडर थी। कैसे दे रही है? कैसे दे रही है? वही तो बात कर रहा हूँ कि वो स्ट्रेट कैसे दे रही लाइन है। है, मतलब इसमें अगर हम तो आप एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू दे रहा, और सर हम प्लॉट करते तो हमें ज्योमेट्री दे रहा है। नहीं, आप कैसे कह सकते हो स्ट्रेट लाइन है? मैंने आपसे, आप समझो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे बोलता हूँ कि मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि भाई आपको कैसे पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है?
और आप ये रेफरेंस नहीं दे सकते कि सर हमने 10th में किया हुआ है, हमने प्लॉट करके भी देखा हुआ है, फर्स्ट टॉपिक भी यही था, ये भी नहीं बोल सकते। अब आपका लॉजिक क्या होगा, आप कैसे बोल सकते हो कि भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 जो है वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन ही होगा? है किसी के पास आंसर? है नमन? नो सर। चलिए देखता हूँ, अभी थोड़ी चीजें समझ लेते हैं। ये बेसिक चीजें जो है काम आती है। देखो मैथ्स में जो है, मैथ्स तो वैसा हिस्ट्री टाइप सब्जेक्ट है नहीं ना कि भाई आपको इन्फॉर्मेशनल है कि आपने इन्फॉर्मेशन याद कर ली काम आ गया। आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हमने बोला हमारे पास दो क्वांटिटी हैं, एक है x और एक है y, राइट? x और y हमारे पास दो क्वांटिटी हो गई, और हमने बोला कि एक क्वांटिटी को हमने किसी एक एक्सिस पे ले लिया। अब एक्सिस वैक्सिस की भी कहानी जो है वो हम अभी जानेंगे कि एक्सिस क्या होती है। तो हमने बोला कि एक को हमने एक्स एक्सिस को एक नंबर लाइन पे ले लिया। ये बेसिकली क्या होता है, एक नंबर लाइन ही होता है। ये एक्स है यहाँ पे, और हमने दूसरा एक नंबर लाइन ले लिया जो इस पे परपेंडिकुलर है एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमने ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि भाई आपने जैसे बोला कि सर इसको प्लॉट करेंगे, हम प्लॉट करना भी नहीं सीखते। हम बोलते हैं कि इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे अगर कोई पॉइंट है, सपोज अ पॉइंट P whose coordinate is xy, इसका क्या मतलब है? इसके दो ही मतलब है कि भाई एक बंदा जो है x की डायरेक्शन में, x की डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस कवर करता है, और फिर वहाँ से y डिस्टेंस जो है वो y के डायरेक्शन में कवर करता है, वो यहाँ पहुँच जाता है। इस डायरेक्शन में गया और फिर इसके बाद से इस डायरेक्शन में हो गया। रिजल्टेंट की बात करेंगे फिजिक्स की टर्म में, वो बाद में बात कर लेंगे। तो एक्स वाई का मतलब ये हुआ कि किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एक्स कोऑर्डिनेट की मीनिंग हो गई कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे। और वाई कोऑर्डिनेट की मीनिंग क्या हो गई कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को आप ऐसे डिस्क्राइब करते हो कि भाई एक पॉइंट ऐसे सिचुएटेड है कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ऑलवेज इक्वल टू 4 है। आप उस लाइन को बोलोगे दैट लाइन इज कॉल्ड द summation of, या हम बोले कि the joining of all the points which satisfy this equation x plus y is equal to 4, that is called the equation of straight line। वो इस टाइप का कुछ होगा जिसका डिस्टेंस जो है x एक्सिस और y एक्सिस से हमेशा 4 हो, ऐसा कुछ बन गया। इस लाइन के ऊपर आप जहां भी पॉइंट ले लें, ये आपके पास 4 है और ये आपके पास 4 है। आप कोई भी पॉइंट ले लें, इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसका डिस्टेंस जो है, उसका सम जो है वो 4 के इक्वल है। बोले इसकी क्या ज़रूरत है? आपने जितना भी सोचा होगा नेविगेशन, किसी भी अपने फ्रेंड का घर आप अगर लोकेट करते हो तो उसके दो तरीके होते हैं। आप या तो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हो कि भाई इस रोड से इतने चले जाओ और फिर वहाँ टी से जाने के बाद 500 मीटर उस वाले पैरेलल चले जाओ, जहाँ जाओगे उस कॉर्नर पे आपको वो घर मिल जाएगा। तो कोई भी ऐसी दो क्वांटिटी होती है जिसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप किसी चीज़ को बताते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लिख दिया तो ये बेसिकली अलजेब्रा हो गया। तो आपने ज्योमेट्री को अलजेब्रा की टर्म में निकालना सीखा, और ये आपके लिए जो मैथमेटिशियन थे रेने डेस्कार्टेस, उन्होंने ये चीज़ स्टार्टिंग की थी। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप कौन सी क्लास में हो, तो आप बोलोगे 11th।
आप कौन से सेक्शन में हो, आप F1। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरे लिए दो चीज़ें हो गई, एक क्लास और एक सेक्शन, जिससे मैं आपको लोकेट कर लूँगा कि आप कहाँ पे हो। सिंगल डायमेंशन होगा तो उसमें एक ही वेरिएबल होगा, डबल होगा उसमें दो वेरिएबल होगा, ट्रिपल होंगे वो तीन वेरिएबल होंगे। तो इस तरीके से हमारी स्टडी जो है वो तीन तरीके से चल रही है। एक चल रही है 1D, एक चल रही है 2D और तीसरी चल रही है दैट इज कॉल्ड द 3D। 1D का मतलब क्या होता है, वन डायमेंशनल। 1D का मतलब क्या होगा, तो 1D मतलब आप किसी लाइन पे किसी चीज की बात कर रहे हो, तो 1D का मतलब हो गया आपके पास दैट इज कॉल्ड द लाइन। जब आप 2D की बात करेंगे तो क्या होगा, 2D इज कॉल्ड प्लेन, इसलिए क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल प्लेन। और 3D जब होगा, जब एक्स वाई जेड तीन एक्सिस आप बनाएंगे तो उस को बोलेंगे क्या, दैट इज कॉल्ड द स्पेस। ठीक है, ये चीज याद रहेगी कि 2D 3D एंड 1D का मतलब क्या है। जैसे किसी नंबर लाइन पे आपको जाना होता था, तो नंबर लाइन पे जाना होता था तो आपको क्या बोलते थे कि भाई 1D की अगर बात होगी तो एक स्ट्रेट लाइन हम ऐसे बना लेते हैं, और डायरेक्शन हमने डिफाइन कर लिया कि ये 0 है। फिजिक्स में आपने सीखा कि डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो विद डायरेक्शन होगी, विद डायरेक्शन होगी तो 0 के राइट हैंड साइड को हमने पॉजिटिव माना, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को हमने नेगेटिव मान लिया। इस 0 से हमें 5 यूनिट डिस्टेंस पे जाना है, तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। एक लाइन के ऊपर चल रहे हैं इसलिए ये 1D हो गई। इसी नंबर लाइन के ऊपर एक और परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये रेस्ट की पोजीशन है कि आप 0 0 पे हो, और इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू चल रहे हैं, तो इसको हमने क्या नाम दिया था, दैट इज कोऑर्डिनेट प्लेन। और इसका नाम डिस्कार्टेरिस ने किया था इसलिए कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। 3 डायमेंशनल होगा तो 2D में तो ऐसा ही दिखेगा, एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है, उसको इधर बना लेते हैं। तो यहाँ जो बनेगा वो स्पेस होगा। जो जितने भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं, चाहे हमारी अर्थ है या जो भी चीज़ें हैं, वो हमारी क्या होगी, 3 डायमेंशनल होगी। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्यूब है, क्यूबाइड है, वो सब हमें जब प्लॉट करना होगा तो हमारे लिए तीन उसके डायमेंशन होंगे, L, B एंड H, तो वो 3 डायमेंशनल स्पेस में हमारे पास होंगे। अब हमारा ये सारा काम जो है वो क्या है, 2D के लिए हमें करना है। पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो आपके सिलेबस में है। 3D जो है आप 12th में जाएंगे फिर आप सीखेंगे। तो ज्योमेट्री के दो पार्ट हैं, एक 2D और एक 3D। 1D तो आपने लाइन वाला सीखा है, वो 7th 8th में होता था कि भाई नंबर लाइन पे लोकेट करो, या 10th में भी आए थे तो आप √2 √3 ये सब आपको लोकेट कराया गया था, वो नंबर लाइन पे ही आप लोकेट कर रहे थे, तो वो 1D था। 1D से अब आ गए हो आप कहाँ पे, 1D से आप कहाँ पे आ गए, 1D से आगे आप 2D पे, और 2D के बाद 12th में चले जाओगे आप कहाँ पे, 3D पे। तो 3D में हम वर्क करेंगे। तो 2D की सारी कहानी है, और 2D की कहानी है तो हमने कार्टेशियन सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या क्या है हमारा तो हम पहली चीज पढ़ने जा रहे हैं, क्या, टाइप्स ऑफ कार्टेशियन सिस्टम in 2-dimensional 2D। अब ये जो टाइप है, इसमें पहली टाइप जो है वो मैं ले रहा हूँ क्या, दैट इज कॉल्ड द ऑब्लिक्यू सिस्टम। ऑब्लिक्यू सिस्टम क्या है, तो ऑब्लिक्यू सिस्टम में फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2D है तो दो आपके होंगे ही। तो एक हमने ले लिया ऐसे एक्सिस, और दूसरी एक्सिस जो है वो हमने ऑब्लिक यू ले ली, दैट मीन्स वो 90 डिग्री पे नहीं है। ये भी हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हमने y ले लिया और इसको हमने x ले लिया। ये x है, आप इसको इधर x डैश मान लो, ये y है और ये y डैश है। ये वही 0 है जहाँ पे ये एक दूसरे से किसी भी एंगल थीटा या अल्फा पे इंक्लाइंड है। ये हमारा ऑब्लिक्यू सिस्टम है।
और ऑब्लिक्यू सिस्टम में अगर कोई पॉइंट सिचुएटेड है तो फंडा क्या है, अभी आपने किया था कि अगर ये पॉइंट P है तो आप y के पैरेलल एक लाइन खींच लोगे और यहाँ से x के पैरेलल एक लाइन खींच लोगे, और ये pxy का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से इसकी लेंथ जो होगी वो क्या होगी, दैट इज y, और यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ क्या होगी, दैट इज x। लेकिन हमारे पास क्या है ये सिचुएशन ये है कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो एक्सिस के पैरेलल होंगी, एक x एक्सिस के पैरेलल होगी, दूसरी y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में निकाल रहे हैं। ऑब्लिक्यू सिस्टम हमारे सिलेबस में नहीं है, पहले हुआ करता था, अब नहीं है, लेकिन हम इस पे भी क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं कि भाई हमने जो हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, उसको हमने किसी एंगल 120 डिग्री या 30 डिग्री पे रोटेट कर दिया तो अब दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। उसके ऊपर हमें क्वेश्चन करने होंगे, तो क्वेश्चन बन सकते हैं, सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ऑब्लिक्यू सिस्टम या किसी भी कार्टेशियन सिस्टम में पॉइंट का मतलब क्या है। तो पॉइंट का मतलब वही है कि एक्सिस से पैरेलल आप लाइन खींचो, जो x कोऑर्डिनेट होगा वो डिस्टेंस होगा उसका y कोऑर्डिनेट से, और जो y कोऑर्डिनेट होगा उसका डिस्टेंस होगा x कोऑर्डिनेट से। ये लाइन होगी, ये पैरेललोग्राम बन गई, इसकी लेंथ x, इसकी लेंथ y, तो ये भी x ये भी y, ये ऐसे आपके पास चल रहा है, ये y हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम बनेगा उस केस में। तो दूसरा सिस्टम जो है वो हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर सिस्टम। रेक्टेंगुलर सिस्टम में क्या है कि ये दोनों लाइन एक पार्टिकुलर एंगल 90 पे जब एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड हो तो उस सिस्टम को रेक्टेंगुलर सिस्टम कहते हैं, और वो रेक्टेंगुलर सिस्टम जो है वो हमारे सिलेबस में है। तो रेक्टेंगुलर सिस्टम हुआ तो ये हो गया, ये y एक्सिस हमने बनाई, ये x एक्सिस बनाई, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट लिया दैट इज इक्वल टू P। तो आप क्या कर रहे हो, अभी भी आप y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच रहे हो, ये 90 था इसलिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये 90 था ये इसके पैरेलल आपने खींचा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अभी भी वही सिचुएशन है, ये डिस्टेंस आपके पास x है, ये डिस्टेंस y है, यहाँ पे आपके पास पैरेललोग्राम बन रहा था, ये पैरेललोग्राम का पार्टिकुलर केस, ये यहाँ पे क्या बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये y और ये x। तो रेक्टेंगुलर सिस्टम हमारे उसमें है, और रेक्टेंगुलर सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है कि ये 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे भी अगर बात की जाए तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जाते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये वाला हमारा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये वाला हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। कौन कहाँ पे पॉजिटिव है वो आपको पता है कि यहाँ पे x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव, ये सब तो सब 9th में करके आए हो आप। यहाँ पे क्या है, x नेगेटिव, y नेगेटिव, और यहाँ पे क्या था, x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। ये 4 क्वाड्रेंट होते थे। क्वाड्रेंट को हमने ऐसे ही क्यों किया, क्योंकि एंगल हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा। तो ये हमारे क्वाड्रेंट है, ये कार्टेशियंस हैं, और ये सारी चीजें हैं। तो ऑब्लिक्यू हमारे सिलेबस में है नहीं, रेक्टेंगुलर सिस्टम हमारे सिलेबस में है। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने का ये तरीका ये हुआ, तो आप बोलो कि सर इस पॉइंट P पे पहुँचने का एक और तरीका हो सकता है, और उस तरीके की वजह से हमने क्या किया, एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने डेवलप किया, और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का हमने नाम रखा क्या, दैट इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका मतलब रेक्टेंगुलर सिस्टम में ही हमने एक नई चीज तैयार की, और वो क्या थी, दैट इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास क्या है कि ये 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये x एक्सिस और y एक्सिस है। हमने क्या किया यहाँ से कि भाई कोई किसी पॉइंट P की बात हो रही है, यहाँ पे वो पॉइंट P ले लेते हैं। तो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा था, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया यहाँ P से, इसके पैरेलल एक परपेंडिकुलर इधर से ड्रॉ कर लिया हमने ऐसे, और ये जो डिस्टेंस था वो आपने ये कवर किया है। मैंने इस पॉइंट को x एंड y ले लिया, तो आप बोलो सर ये वाला डिस्टेंस जो है वो हमारा y है, और ये डिस्टेंस जो है वो हमारा x है, ये एंगल आप थीटा ले लो।
अब इस पॉइंट पे P पे पहुंचने का तरीका क्या, x डिस्टेंस इस डायरेक्शन में, y डिस्टेंस इस डायरेक्शन में जाओगे, आप यहाँ पे पहुंच गए। आप बोलो वो भी करने की जरूरत नहीं, आप सीधा यहाँ से इस चीज को प्रोजेक्ट कर दो, ये r डिस्टेंस पे चलेगा, सर्टेन एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, तो आप यहाँ पे पहुंच सकते हो। अब यहाँ पे पहुंच सकते हो तो भाई इसके पोलर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इस वाले ट्रायंगल में अगर आए और मैं बोलूँ कि भाई आप cos थीटा निकालो, तो cos थीटा हमारा क्या होगा, दैट इज x/r। और साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा हो गया हमारा y/r। यहाँ से अगर निकाले तो x को आप क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू r cos थीटा, और y जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज r साइन थीटा। तो x एंड y जो है वो किसके इक्विवेलेंट हो गया, तो xy जो है उसको आप इक्विवेलेंट लिख सकते हो, दैट इज r cos थीटा r साइन थीटा। तो जब भी पोलर कोऑर्डिनेट होंगे तो पॉइंट P को हम दो चीज़ों से, दो फैक्टर हमारे पास हैं, एक है हमारा रिजल्टेंट दैट इज r, इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और दूसरा है थीटा। लेकिन थीटा का ख्याल रखो कि थीटा हम जो है वो डिसाइड हमने किया हुआ है कि ये -π से लेके π तक ही जाएंगे। तो -π के साथ हम लगाएंगे ओपन इंटरवल और π के साथ हम लगाएंगे क्लोज इंटरवल, तो ये पूरा राउंड हो गया 0 से 2π तक। तो हमें लेना यही है -π to π। -π का मतलब क्या होगा, यहाँ से लेके आप यहाँ तक आओगे, और +π का मतलब क्या होगा, यहाँ से लेके आप फिर यहाँ तक आओगे। तो चारों क्वाड्रेंट आपके कवर हो ही जाते हैं। लेकिन आपको एंगल्स जो लेना है वो रेडियन में लेना है, और उसकी वैल्यू जो है वो किस में होनी चाहिए, -π से π के बिटवीन, मतलब 3π/2 आप नहीं ले सकते। तो आप बोलो 3π/2 होगा तो मैं क्या लिखूंगा, तो 3π/2 होगा तो आप लिखोगे -π/2। तो ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट हो गया। तो पहला काम हमें आज सीखना है कि पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन में कैसे चेंज करते हैं, और कार्टेशियन को हम पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे चेंज करते हैं। तो मैं आपको दूं एक क्वेश्चन कि एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 and 30 डिग्री, तो उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आप बोले बहुत सिंपल है, P जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा r cos थीटा, तो 2 cos 30 एंड 2 sin 30, जिसको आप कार्टेशियन टर्म में लिखना चाहते हो। cos 30 हमारा क्या होता है, दैट इज √3/2, तो ये हमारा हो गया √3, ठीक। एंड sin 30 हमारा क्या होता है, दैट इज हाफ, तो ये √3 and 1 हो जाएगा। लेकिन फिर यहाँ से बात आती है कि सर ऐसा है कि ये डायरेक्शन आपने ऐसे ही कैसे लिया, तो पॉजिटिव डायरेक्शन हमें कैसे डिसाइड होगा और नेगेटिव डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा। तो इसीलिए आपको बोला कि जब आप एंगल ले रहे हो थीटा, तो वो थीटा जो है वो -π से π के बिटवीन है। फिर से कोऑर्डिनेट एक्सिस को देखें, इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी रिजल्टेंट होगा वो पॉजिटिव होगा 0 से π के बिटवीन, और नीचे वाला जो होगा वो आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि आप इस क्वाड्रेंट में लेंगे जैसे, तो ये आपके पास अपने आप cos थीटा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो अपने आप आ जाएगा। इसलिए -π to π लेते हैं। 0 से 2π में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये था कि एक बार डिसाइड हो गया, सब मैथमेटिशियनों ने ये डिसाइड कर लिया कि भाई इसी टर्म में हमें लेना है, इसलिए हम -π to π ले रहे हैं, क्योंकि इस पे इनवर्स का भी थोड़ा सा फंडा लग जाता है, इस वजह से इसको जनरलाइज करने के लिए हमने -π to π कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि भाई इन दोनों के बीच का आपको रिलेशन पता है, तो मैं अगर एक पॉइंट ले लूँ कि भाई P जो है एक पॉइंट है, दैट इज √2, तो उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो आप बोलो अच्छा x कोऑर्डिनेट ये हो गया, y कोऑर्डिनेट ये हो गया, तो हमें क्या निकालना है, r। अब देखिए r की वैल्यू क्या होगी, तो r आपको दिख रहा है, r दो तरीके से लिख सकते हैं कि r कैन बी रिटन एज √x² + y², और थीटा क्या होगा, तो थीटा आपको दिख रहा है कि थीटा इज इक्वल टू, या मैं यहाँ लिख लूँ tan थीटा इज इक्वल टू y/x। आप यहाँ से थीटा निकाल सकते हो, यहाँ से आप r निकाल सकते हो, यहाँ से आपने r निकाला, यहाँ से थीटा निकाला, और उसको पोलर कोऑर्डिनेट में आपने चेंज कर दिया। कैसे, तो ये देखिए r अगर निकालना हो तो r क्या होगा हमारा, √x² + y², दैट मीन्स 2 + 2, ये आ गया आपके पास कितना, 2 + 2 4, 4 का अंडर रूट आपके पास आ गया 2, तो ये पॉइंट हो गया हमारा r, दैट इज 2। tan थीटा निकालना है, tan थीटा हमारे पास आ गया क्या, दैट इज √2/√2,
कौन सा क्वाड्रेंट है, तो आपको दिख रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो थीटा की वैल्यू हमें क्या लेनी है, थीटा की वैल्यू हमें रेडियन में लेनी है, और रेडियन इज π/4, तो ये 2n π/4 इज द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। यहाँ तक क्लियर सबको, कोई दिक्कत तो बता दो। इससे आगे जब हम 3D में चलेंगे तो 3D में ये सारी चीज़ें सीखेंगे, वो तो 12th का पार्ट है, तो अभी डिस्कस करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। जब 3D करेंगे तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वहाँ भी देखेंगे कि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। अब सबसे पहली चीज़ हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या सीखनी होती है, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस फार्मूला। मैं थोड़ा सा अभी आपको ऑब्लिक्यू भी साथ लेके चलूँगा, बाद में इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ऑब्लिक्यू का बेसिक आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए आपको। तो हमने लिखा डिस्टेंस फार्मूला, जो सबसे पहले फार्मूला हम सीखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। ये 10th में भी आप करके आए हो कि भाई डिस्टेंस फार्मूला है। अब डिस्टेंस फार्मूला है तो सबसे पहले हम आते हैं किसमें, तो डिस्टेंस फार्मूला इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, इसका मतलब दोनों लाइंस जो होंगी वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, और उन दोनों के उसका डिस्टेंस निकालना होगा, 2 पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। हमने 2 पॉइंट यहाँ पे ले लिए, एक पॉइंट आपके पास P है, एक दूसरा पॉइंट हमने Q ले लिया, इनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हमारा एक इधर आ गया, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, और P और Q के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। P का कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास क्या हो गया, इसको हमने लिख लिया दैट इज x1 y1, और Q के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए x2 y2। तो जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ से, तो A के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, दैट इज x1 0, और B के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, दैट इज x2 0। तो आपसे पूछा जाए AB की लेंथ या PQR, इसको ले लेते हैं, तो PR की लेंथ क्या होगी, तो आप बोलोगे सर x2 माइनस x1, और यहाँ पे ये क्या ले लोगे आप, दैट इज y2 माइनस y1, क्योंकि पूरी लेंथ y2 है, उसमें से आपने y1 माइनस किया। तो PQ की लेंथ जो है वो हमारे पास क्या आ गई, तो इन कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, इट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला हो गया कार्टेशियन के लिए। अब बात आई कि अगर दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही हों, ए और बी जैसे एक्स एक्सिस पे, तो ये डिस्टेंस क्या है आपको नहीं पता, तो आप बोलोगे y2 y1 दोनों 0 हो जाएंगे, तो x2 माइनस x1 का मॉड हो जाएगा। दोनों पॉइंट अगर y एक्सिस पे हो तो y2 माइनस y1 का मॉड हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट ऑफ दैट वो आप निकाल सकते हो। ओरिजिन से अगर किसी चीज़ का डिस्टेंस निकालना है तो आप बोलो कि एक पॉइंट x हो जाएगा, दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा, तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर हो जाएगा, या x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर हो जाएगा। अगर ओरिजिन से एक पॉइंट ओरिजिन हो जाए तो वो डिस्टेंस निकालना है। तो ये सारी चीज़ें आपने कर रखी है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा, इसी चीज़ को हम कार्टेशियन प्लेन पे देखते हैं जब वो ऑब्लिक्यू हो। तो ऑब्लिक्यू में क्या होगा, तो ये देखिए डिस्टेंस फार्मूला इन ऑब्लिक्यू कार्टेशियन सिस्टम। तो हमने क्या किया कि एक लाइन ऐसे बना ली,
एक दूसरी लाइन ऐसे बना ली और बोले कि भाई ये कार्टेशियन सिस्टम में ये दोनों जो हैं वो किसी एंगल अल्फा पे इंक्लाइंड है। एक पॉइंट हमने यहाँ से P ले लिया। तो अभी हमने वो डिस्टेंस वाला फंडा पढ़ा था कि हमें क्या करना होता है, एक इस एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचनी होती है, तो यहाँ से इसके पैरेलल हमने खींच ली, और एक हम इस एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे, तो ये हमने ऐसे खींच लिया। ये अब परपेंडिकुलर नहीं है। सिमिलरली एक पॉइंट हमने और ले लिया, दैट इज Q। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, जिनके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। हमें ये डिस्टेंस निकालना था। ये पॉइंट हमने ले लिया क्या, दैट इज Q। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये परपेंडिकुलर नहीं है, वो आपको दिख रहा है। यहाँ से हमने एक काम और कर लिया, ये डिस्टेंस निकालना है। तो इस एक्सिस के इसी को हमने एक्सटेंड किया है, तो ये वाला एंगल हमने ले लिया, ये वाली साइड हमने एक्सटेंड कर ली। P और Q के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। P के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं, दैट इज x1 y1। Q के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं x2 y2। ये PQR है। आप बता सकते हो PR क्या होगा? कौन बताएगा मुझे PR कितना होगा? PR की लेंथ कितनी होगी? PR की लेंथ कितनी होगी? आप बोलो ये भी सर x1 होगा। एक मिनट में आ रहा हूं, बताओ हानु। ये x1 होगा और ये x2 होगा, तो PR की लेंथ अभी भी आप बोलो सर x2 माइनस x1। और QR की लेंथ आप बोलो इसके पैरेलल है, ये पूरा y2 था, ये y1 है, तो इसको भी अभी भी आप y2 माइनस y1 लिखोगे। लेकिन बेसिकली अब जो है ये 90 डिग्री पे इंक्लाइन नहीं है, तो हम पाइथागोरस तो लगा नहीं सकते। तो हम PR की लेंथ कैसे निकाले, PQ की लेंथ कैसे निकाले? तो PR तो हमारा निकल गया, PR आपका हो गया x2 माइनस x1, और QR हमारा हो गया y2 माइनस y1। इस एंगल को आप बता सकते हो, ये वाला एंगल क्या होगा? कोई भी एंगल QPR क्या होगा? एंगल QPR ये एंगल बता सकते हो, या ये वाला एंगल बता दो तो भी चलेगा। ये एंगल बता दीजिए, इसको रहने दीजिए। ये एंगल बता दीजिए मुझे क्या होगा। इससे भी मेरा काम हो जाता है। एंगल मुझे चाहिए, एंगल कौन सा? एंगल QRP। ये कितना होगा? एंगल QRP हनु अनम्यूट कर सकते हो? अनम्यूट करो, बताओ। सर 180 माइनस अल्फा। गुड, ठीक है। 180 माइनस अल्फा कैसे होगा, एक बार एक्सप्लेन कर दो। सर वो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल सेम होते हैं, फिर वो लीनियर पेयर वाला फंडा यूज कर लेंगे और उधर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये इसने बता दिया।
म्यूट कर लो बच्चे, कोई बात नहीं। गुड, ये 180 माइनस अल्फा हो गया। तो पाई माइनस अल्फा लिखे, हमें रेडियन की ही आदत डालनी है। मैंने बोला कि ये वाला एंगल जो हो गया वो हमारा हो गया पाई माइनस अल्फा। अच्छा, एक कोसाइन फार्मूला हमने पढ़ा था, याद हो आपको, कि अगर कोई ट्रायंगल है ABC, तो ए के अपोजिट जो साइड होती है वो स्मॉल ए होती है, सी के स्मॉल सी, इसके अपोजिट स्मॉल बी। और मैं आपसे पूछ लूँ कि कॉस ए क्या होगा, तो कॉस ए आप बोलते थे कि सर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। पता है ये फार्मूला? नहीं पता तो आप प्रोजेक्शन के लिए आपने फिजिक्स में यूज किया होगा, वहाँ से आप याद कर लीजिए। जब सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल आप करेंगे तो वहाँ पे ये सीख लेंगे। तो मैं ये वाला फार्मूला लगाता हूँ। मैंने यहाँ लिखा कॉस, कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल PRQ। मैंने लिखा कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा। तो इसकी जो अपोजिट साइड होती है वो सब्ट्रैक्ट होती है, तो आपने लिखा कि भाई दिस इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ PR इंटू QR। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस अल्फा आ गया। PR स्क्वायर क्या हो गया? दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ x2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1। ये आ गया। हम नेक्स्ट पेज पे चलें, और नेक्स्ट पेज पे हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, ये देखिए 2 टाइम्स ऑफ दिस इंटू माइनस कॉस अल्फा। तो आप यहाँ से लिख लो ऐसे, माइनस 2 टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सॉरी कॉस अल्फा भी होगा, इंटू कॉस अल्फा, नेगेटिव उसका आगे हमने लगा ही दिया, इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो फाइनली PQ स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, या PQ की वैल्यू क्या आ गई? तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 कॉस अल्फा। देखिए कार्टेशियन सिस्टम जब होता है, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम होता है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? वो हो जाएगी 90 डिग्री। तो ये वाला टर्म आपका 0 हो जाता है, और ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला आ जाता है। तो ऑब्लिक क्यू भी होगा, तो अब आप निकाल लोगे, ऑब्लिक क्यू के लिए भी आपके पास फार्मूला आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड आ जाते हैं, क्या अगर पोलर सिस्टम हो तो हमारे पास ये कहानी क्या होगी? डिस्टेंस फार्मूला इन पोलर सिस्टम। पोलर सिस्टम में तो कहानी है कि भाई वो हमारे पास ऑब्लिक्यू है या रेक्टेंगुलर है, वो डिपेंड करेगा। तो हम रेक्टेंगुलर की ही बात करते हैं कि अगर रेक्टेंगुलर है तो क्या होगा। तो आप बोलो कि वो तो सिंपल है, आपको बस पॉइंट जो है वो एडजस्ट करने हैं। ये 2 पॉइंट हमने ले लिए, एक पॉइंट हमारे पास P हो गया, इसको हमने लिख लिया दैट इज R1 cos θ1 एंड R2 cos θ2। एक दूसरा पॉइंट हमने ले लिया Q, उसके कोऑर्डिनेट ले लिया हमने R2 cos θ2 एंड R2 sin θ2, सॉरी।
R1 साइन थीटा 1, यहाँ R2 साइन थीटा 2। आप बोलो वही वाला फार्मूला डायरेक्टली आप अप्लाई कर दो, काय को आप वो कर रहे हो। तो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट R2 cos थीटा 2 माइनस R1 cos थीटा 1 का होल स्क्वायर प्लस R2 साइन थीटा 2 माइनस R1 साइन थीटा 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो टर्म आएगी हमारे पास वो जरा देखिए क्या क्या आएगी। हम डायरेक्टली इसको लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ से क्या आएगा, R2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2, R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2। तो R2 स्क्वायर आ जाएगा, एक R1 स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं सीधा लिखता हूँ, क्या लिखेंगे, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये जो तो आ गई। फिर आएगा 2 टाइम्स ऑफ R1 R2, और वो आएगा cos थीटा 2 इंटू cos थीटा 1, एंड माइनस साइन कॉमन ले लिया तो साइन थीटा 2 इंटू साइन थीटा 1, जिसको आप cos थीटा 1 प्लस थीटा 1 माइनस थीटा 2 लिख लोगे क्योंकि प्लस आ रहा है। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला हो गया किसका, पोलर सिस्टम का। पोलर सिस्टम में हम ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो फिजिक्स में आप इसको यूज़ करते हो बहुत ज़्यादा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2 R1 R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। यहाँ तक हो गया सब कुछ। अब डिस्टेंस फार्मूले का क्या यूज, आप डिस्टेंस फार्मूले से क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। तो हम करने जा रहे हैं यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूले का क्या क्या यूज है। तो डिस्टेंस फार्मूले से आप किसी पॉइंट को कोलिनियर प्रूव कर सकते हो। और C जो है वो हमारा है x3y3। आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करके अगर प्रूव करना है तो यही है कि सम ऑफ द टू साइड इज इक्वल टू थ्री साइड। जो यहाँ की कंडीशन है उसके हिसाब से मैं यही लिखूंगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, अगर ए सी हो जाए तो तीनों पॉइंट जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, दे आर कोलिनियर पॉइंट। वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला से आप कोलिनियर प्रूव कर सकते हो। अगर ये पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, उस केस में ये फॉर्म करेंगे ट्रायंगल। और ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी पता है, अगर ए बी सी ऐसा हो जाए तो ट्रायंगल की सारी टाइप जो है वो आप बता सकते हो किससे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ये x1 y1, ये x2 y2, ये C हमारा है x3 y3। तो ट्रायंगल होने के लिए सबसे पहले तो कंडीशन ये होती है कि सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। और ये हो या ये भी हो जाए तो भी काम हो जाएगा आपका कि भाई बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, या हम बोले कि ये तीनों ही कंडीशन होनी चाहिए, या फिर ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए बी। और ये भी होता था हमारा क्या कि भाई डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। तो अब ट्रायंगल के टाइप्स में कैसे डिफाइन करोगे, तो डिस्टेंस फार्मूला, तीनों कोऑर्डिनेट अगर गिवन है, आपने निकाला कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी हो जाए तो वो ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर एनी टू साइड्स आर इक्वल,
इफ एनी टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू साइड्स मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी हो या बी सी इज इक्वल टू ए सी हो, तो उस केस में ये जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि किसी भी दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के इक्वल हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। किसी भी दो साइड का, मैं तो एक पार्टिकुलर केस ले लिया यहाँ कि ए बी और बी सी को ही माना, एल और बी। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि ए बी स्क्वायर, क्योंकि आप लेंथ निकाल रहे हो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या मैं अगले पेज पे लिख लेता हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर is greater than AC square and BC square plus AC square is greater than AB square and AC square plus AB square is greater than BC square, then it is acute angled triangle. अगर ऑब्ट्यूज की बात करें तो उसमें क्या करना है आपको कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए सी स्क्वायर हो जाए, और अब यहाँ पे और की कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करे, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज लेस देन ए बी स्क्वायर। यहाँ पे ये तीनों होना चाहिए और यहाँ इन तीनों में से कोई एक हो जाए तो आपका काम हो गया। ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज लेस देन बी सी स्क्वायर, then it is obtuse angled triangle। तो डिस्टेंस फार्मूले के बेस पे ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वाड्रिलेटरल के बारे में। एक बार क्वाड्रिलेटरल की फैमिली को जान लें कौन कौन सा होता है। तो क्वाड्रिलेटरल की फैमिली का स्टार्ट होता है कि भाई हम बात कर रहे हैं सिर्फ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की। कोई मुझे बता सकता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में क्या डिफरेंस है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल ऐसा कुछ होता है क्या? कोई बताए मुझे। नंदन, निधि, निकिता, प्रशांत, प्रियंका, सचिन, कोई भी। कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में क्या डिफरेंस? ईशा, नो सर। कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में क्या डिफरेंस होता है? नहीं पता। अच्छा ठीक है, म्यूट कर लो, कोई बात नहीं। कुनिका, कीर्ति, नंदन, नंदन, नंदन गर्ग हो। यस सर। क्या होता है कॉन्वेक्स कॉनकेव, कभी सुना है क्वाड्रिलेटरल ऐसा कुछ? नो सर। अच्छा, मैं दो क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ, अभी अनम्यूट नहीं करना, ठीक है ना बेटा। एक ये क्वाड्रिलेटरल है या नहीं बताना मेरे को।
ये क्वाड्रिलेटरल और इस क्वाड्रिलेटरल में डिफरेंस क्या, कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉनकेव है? जब किसी, हाँ प्रशांत कुछ बताना चाहता है, बोल बेटा। हाँ म्यूट करो प्रशांत। सर पहले वाला तो कॉनकेव है और सेकंड वाला कॉन्वेक्स है। हाँ ठीक है, वो तो आपने पहचान लिया, लेकिन ये बताइए कि किस बेसिस पे हम कहेंगे। भाई द वे हमने फिगर नहीं बनाई है और मैंने आपको चारों एंगल दे दिया और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बच्चे ये बताओ ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, तो कैसे बताओगे? ये जरा सोचो नंदन। सर ये पहले वाले की साइड अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ नहीं है। ठीक है, वो तो हाँ प्रशांत ने भी बताया, वो बात तो सेम हो गई कि सर पहले वाला ये आइडेंटिफाई आपने देख के कर लिया। लेकिन ये बताइए कि भाई क्या ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि कॉन्वेक्स होगा कि कॉनकेव होगा? कुछ लोग और आगे, बट ईशा, सर महक, कॉनकेव में एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा है। गुड 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 गुड। महक, सर यही बता रहे थे। वेरी गुड, म्यूट कर लीजिए सब लोग, बहुत अच्छी बात। अब बोलो कि सर जब भी ये 180 से बड़ा हो जाए इंटरनल एंगल, तो वो हो जाएगा हमारा कॉनकेव, अदरवाइज होगा क्या, कॉन्वेक्स। ये दोनों पता चल गई। अब इसी के फैमिली की हमें बात करनी है। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के दो बच्चे थे, कौन कौन से जरा वो देखें, या अलग अलग नहीं करते, चार बना लेते हैं। वे चार लड़के थे इनके, जैसे दशरथ जी के चार थे वैसे इनके भी चार, एक हमने बना लिया, उसका नाम रख दिया पैरेललोग्राम। अभी बेसिक इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह जो है हम धीरे धीरे करते रहेंगे। अभी बहुत सारी आपने पढ़ी भी है तो कोई जरूरत नहीं। सेकेंड वन इज द काइट, थर्ड वन इज ट्रेपेजियम, and fourth one is cyclic quadrilateral. पैरेललोग्राम के फिर दो बच्चे हुए, एक का नाम उसने रखा रोम्बस और दूसरे का नाम उसने रख दिया रेक्टेंगल। और फिर इन दोनों को समझो कंबाइन करके हम ये सोचते हैं कि भाई इन दोनों की प्रॉपर्टी लेके जो नया सा पैरेललोग्राम मिला उसको हमने स्क्वायर, मतलब पैरेललोग्राम फैमिली कहते हैं, उनकी सारी वही प्रॉपर्टी होगी जो पैरेललोग्राम की होती है। एक्स्ट्रा कुछ चीजें आ गई तो ये रोम्बस बन गया, और कुछ एक्स्ट्रा आ गई तो ये रेक्टेंगल हो गया, और इन दोनों से कुछ एक्स्ट्रा आ गया तो ये स्क्वायर हो गया। पैरेललोग्राम आपने पता ही है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, एंगल्स वैंगल्स ये सब 10th में पढ़ के आई हो, जरूरत पड़ेगी तो वो बता देंगे। रोम्बस की भी आपको कहानी पता है, भाई चारों साइड इक्वल होती हैं और वो डायगोनल्स जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे जो है वो कट करते हैं। रेक्टेंगल जो है वो आपको पता ही, जो हमारे कॉन्जिक्यूटिव साइड्स होते हैं उनके बीच का एंगल 90 होता है, तो चारों एंगल 90 हो जाएंगे। स्क्वायर जो है चारों साइड इक्वल, मतलब रोम्बस की प्रॉपर्टी ले ली और एंगल वाली प्रॉपर्टी यहाँ से ले ली, तो ये हो गया। काइट कैसा होता है, तो काइट तो आपने पतंग उड़ाई है, काइट ऐसे होता है, ये दोनों साइड इक्वल और ये दोनों साइड इक्वल, और ये जो डायगोनल होता है एक डायगोनल इसका बाइसेक्ट होगा, कौन सा वाला, ये ए भी बाइसेक्ट हो रहा है, सी डी नहीं। तो काइट भी है। तो बोले कि इसकी यहाँ पे क्या जरूरत है भाई, डिस्टेंस फार्मूला में ये सब चीजें आप क्यों करा रहे हैं? इंफॉर्मेशन है कि चारों अगर कोऑर्डिनेट गिवन है तो चारों लेंथ तो निकाल सकते हो ना। अगर अपोजिट लेंथ इक्वल होगी तो पैरेललोग्राम होगा, चारों इक्वल हो गई तो रोम्बस हो गया। रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको क्या करना है, आप बोलोगे सर अपोजिट साइड इक्वल हो जाए और फिर ये डिस्टेंस एक किसी डायगोनल की लेंथ निकालेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, तो ये रेक्टेंगल हो गया। चारों साइड इक्वल हो और इन दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाए, इन दोनों के स्क्वायर का सम, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो डिस्टेंस निकाल के हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। काइट में क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव साइड से इक्वल हो जाएंगी तो काइट हो जाएगा। ट्रेपेजियम में क्या होगा, ट्रेपेजियम में क्या होगा, तो अपोजिट साइड्स होंगी वो पैरेलल होंगी, तो ये हमारे पास ट्रेपेजियम होगा।
इसमें हम एंगल वैंगल के लिए ट्राई कर सकते हैं, कोसाइन फार्मूला लगा के वहाँ से निकाल सकते हैं। बाकी डिस्टेंस फार्मूले से ये बड़ा होगा, ABCD होगी। ट्रेपेजियम में क्या होता है, अपोजिट साइड जो है वो हमारे पास पैरेलल होती है। अब इसमें इक्विलेटरल ट्रेपेजियम क्या होता है, इसी का एक नया है इक्विलेटरल ट्रेपेजियम, या इसको हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं कि अगर हमारे पास ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाए तो इसका नाम हमने रख दिया क्या, दैट इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो ये भी हमारा हो सकता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का आपको पता है कि उसके चारों वर्टिसेस जो है वो कहाँ पे लाई करते हैं, तो चारों वर्टिसेस जो है वो सर्कल पे लाई करेंगे, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। इनसे रिलेटेड जो ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज हैं वो धीरे धीरे करेंगे। अभी हम सिर्फ इसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूले के रेफरेंस में ABCD। तो देखो चारों साइड निकलेगा तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं कोसाइन फार्मूले से, ठीक। और ये एंगल निकाल सकते हैं कोसाइन फार्मूले से, क्योंकि AB की लेंथ निकल जाएगी, BC की निकल जाएगी, CD की निकल जाएगी, AD की निकल जाएगी, BD की निकल जाएगी। अब cos A निकाल लेंगे, cos C निकाल लेंगे। आपको पता है कि ये दोनों एंगल जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, ये थीटा होता है तो ये 180 माइनस थीटा होता है। तो ये इसके नेगेटिव के अगर इक्वल आ रहा होगा तो साइक्लिक होता है, हम साइक्लिक भी प्रूव कर पाएंगे। तो ये सारा हमारा डिस्टेंस फार्मूले का क्या है, एप्लीकेशन हो गया। इस डिस्टेंस फार्मूले से ये सारी चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, एक और फार्मूला कर रहे हैं कम से कम, एंड दैट इज कॉल्ड द सेक्शन फार्मूला। ये भी आप 10th में करके आए हो, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, 10th में किया है। अगर किसी को डेरिवेशन इसकी सीखनी है तो वो मुझे बोल देगा, अदरवाइज मैं डायरेक्टली लिखता जा रहा हूँ। इसमें है एक इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन में क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन है, सॉरी लाइन सेगमेंट है, इसके एंड पॉइंट A एंड B है, A है, इसके हमारे पास x1 y1 है, B पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, एक पॉइंट P जो है इसको m:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब रेशियो है AP अपॉन BP दैट इज इक्वल टू m:1। तो P के कोऑर्डिनेट्स अगर xy माने तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम डिराइव कर सकते हैं, इसको x इज इक्वल टू mx2 प्लस mx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, एंड y इज इक्वल टू my2 प्लस my1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये हमारा इंटरनल डिवीजन। सेकंड वाला हमारा होता क्या, दैट इज एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल में क्या होता था, एक्सटर्नल डिवीजन में होता था कि वो पॉइंट उसके एक्सटेंडेड पार्ट पे है। ये हमारे पास एक पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये कोऑर्डिनेट B है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और इसके एक्सटेंडेड पार्ट पे एक P है। और यहाँ पे भी रेशियो देखो बेटा AP अपॉन BP गिवन है, ये सपोज करो m/n है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना कि m इज ग्रेटर देन n। अगर ये रेशियो बड़ा है तो इसका मतलब P जो है B के साइड में है, और AP छोटा होता है BP बड़ा होता है तो P कहाँ होता है, इस तरफ होता है, क्योंकि दोनों साइड हो सकता है। इस चीज़ का ये रेशियो देखिए, ये ख्याल करना कि एक्सटेंडेड पोर्शन किस तरफ हमें एक्सटेंड करना है, B की साइड एक्सटेंड करना है या A के साइड एक्सटेंड करना है, इस चीज़ का ख्याल रखना। तो AP अपॉन BP हो गया आपके पास x कोऑर्डिनेट, P की कोऑर्डिनेट अगर xy है तो x कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाता था, तो आपने निकाला ही था, दैट इज mx2 माइनस mx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, एंड y कोऑर्डिनेट इज my2 माइनस my1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, ये हमारा आता था। और तीसरा इसमें हम लिखते थे क्या, दैट इज मिड पॉइंट फार्मूला।
मिड पॉइंट फार्मूले में हमारे पास जो सिचुएशन होती थी वो क्या होती थी कि भाई ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, जो पॉइंट B है इसको 1:1 रेशियो में कट कर रहा है, या M = N हो गया, ऐसा कुछ होता है। B is x2 y2 and P is x and y, 1:1 रेशियो है। x कोऑर्डिनेट हमारा हो जाता था x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट हमारा हो जाता था y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला पे भी क्वेश्चन होंगे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में, आप कर लोगे। अभी तो ये बेसिक है, ये 10th वाला ही है। कल जो है हम निकालना सीखेंगे। कल से हम 2 टाइम क्लास रखेंगे, एक आपकी क्लास सुबह होगी और फिर असाइनमेंट एक देंगे, वो इवनिंग में हमें डिस्कस करना होगा, क्योंकि इवनिंग में आपकी क्लास होगी 1 घंटे के आसपास की। बोलो हम सर 10:30 से ले लिया करो क्लास। 10:30 से? यस सर। 10:30 में बेटा प्रॉब्लम क्या है मेरी, 10:10 से 11:10 तक मेरी क्लास होती है। अगर नहीं होती तो मैं ले लेता, और उससे पहले आप लोगों की क्लासेस होती हैं। यस सर। वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ, वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे। तो अभी चलिए देखते हैं, कुछ मॉर्निंग का कुछ वैसा शेड्यूल बन जाएगा तो कुछ करेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो कल जो है वो ट्रायंगल के टाइप्स में हम ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड जो आपने 10th में किया है, वो सारी चीज़ें निकालेंगे। एक असाइनमेंट मिल जाएगा। अभी तो एलिमेंट्री क्वेश्चन आप लोग कर लेना, और फिर जो है वो इवनिंग में हम उसकी डिस्कशन करेंगे, जो भी असाइनमेंट आपके पास होगा। कल से ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो कल मिलते हैं फिर सेम टाइम 11:30, फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे।